हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस की। हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 31% ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल बाय मास। यानी हमारे पास में एक सॉल्यूशन है, इसको एज्यूम करेंगे हमारे पास में 100 ग्राम सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन में एथिलीन ग्लाइकोल 31% है। हम एज्यूम कर सकते हैं कि सॉल्यूशन है हमारे पास में, सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम हमने एज्यूम किया। ठीक है, तो इसमें जो एथिलीन ग्लाइकोल है, एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है C2H6O2। एथिलीन ग्लाइकोल है, हमने 31 मतलब कि 100 का 31% होगा हमारे पास में 31 ग्राम। एंड जो अदर जो हमारे पास बचता है, क्वेश्चंस में हमें सॉल्यूशन दे रखा है, उसमें एथिलीन ग्लाइकोल है कि जब तक कोई सॉल्वेंट का नाम नहीं दे तो हमें वहां पे H2O ही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में सॉल्वेंट हम बात करें तो H2O होगा, H2O हमारे पास में होगा 69 ग्राम। ठीक है, तो अब हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल निकालने के तो हम यहाँ पे मोल ऑफ C2H6O एथिलीन ग्लाइकोल, तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो वेट हमारे पास में दे रखा है 60, वेट दे रखा 31 ग्राम एंड मोलिकुलर वेट होता है मोलिकुलर वेट ऑफ C2H6O2। हमें यहाँ पे जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 2 कार्बन इनटू 12 एटॉमिक वेट होता है कार्बन का 12 प्लस 6 इनटू 1 प्लस 2 इनटू 16। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में आएगा 62। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं मोल ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। तो हमारे पास में एथिलीन ग्लाइकोल की जो मोल होंगे वो 0.5 मोल होंगे। ठीक है, इसी टाइप से हम आगे बात करते हैं मोल ऑफ H2। तो मोल ऑफ H2 वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो वेट हमारे पास में 69 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ H2 का जो मोलिकुलर वेट होगा हमारे पास में मोलिकुलर वेट ऑफ H2 18 होता है। तो 69 अपॉन 18। तो हमारे पास में जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पर आपके पास में आएगा 3.73। ठीक है, यहाँ मोल आएगा। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद में हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना। तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में आएगा 3.83 मोल। देन उसके बाद हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शन होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन। जो मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, एथिलीन ग्लाइकोल की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का मोल ऑफ। हम जब बात करेंगे एथिलीन ग्लाइकोल के मोल फ्रैक्शन की तो मोल ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल अपॉन टोटल मोल ऑफ टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। देन कैलकुलेट करते हैं मोल ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल के मोल होंगे 0.5 एंड टोटल मोल की बात करें तो हमारे पास सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है एथिलीन ग्लाइकोल एंड H2। तो एथिलीन ग्लाइकोल और H2 में बात करें एथिलीन ग्लाइकोल के मोल ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल प्लस मोल ऑफ H2 3.83। देन कैलकुलेट करने पे हमारे पास में है 0.5 अपॉन 4.33। हमारे पास में इसको कैलकुलेट करते हो तो कैलकुलेट करने पर हमारे पास में ये जो आंसर आता है वो हम यहाँ पे कोई भी यूनिट यूज नहीं करते, क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो यूनिटलेस होता है। क्योंकि यहाँ पर भी फॉर्मूले में ऊपर भी मोल है और नीचे भी मोल से मोल क्या होगा कैंसिल। तो हमारे पास में जो मोल फ्रैक्शन होगा वो होता है यूनिटलेस। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक सॉल्युबिलिटी। हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की बात करें किसी भी
सॉल्यूशन में, जैसे किसी भी लिक्विड के अंदर अगर हम सॉलिड सब्सटेंस को डिजोल्व करते हैं, या फिर हम बात करें नेक्स्ट किसी भी लिक्विड जो सॉल्वेंट है उसमें किसी भी गैस को अगर हम डिजोल्व करते हैं, तो डिजोल्व करने के लिए क्या क्या उनमें नेचर होना चाहिए और क्या क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए कि जिस वजह से हमारे पास में कोई भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट सॉल्युबल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आगे बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में हमें देखने को मिलेगा कि कोई सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस में डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा उसके नेचर पर। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले सॉल्युबिलिटी में, कि हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास में जैसे बात करें NaCl, शुगर, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। लेकिन बात करें नेपथलीन, एंथ्रासिन, ये H2O में सॉल्युबल नहीं होते। लेकिन बात करें अगर इन्हीं सब्सटेंस की, ये बेंजीन में सॉल्युबल होते हैं। NaCl और शुगर है वो H2O में सॉल्युबल होते हैं। नेपथलीन, एंथ्रासिन H2O में सॉल्युबल नहीं होते। लेकिन बात करें एंथ्रासिन और नेपथलीन है वो बेंजीन में सॉल्युबल होते हैं। ये सॉल्युबल क्यों होते हैं, इसके पीछे एक रीजन होता है। लेकिन सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी क्या होती है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। इट मींस कि सॉल्युबल हमारे पास में अगर हम कोई सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, तो सॉल्यूट की जो मैक्सिमम अमाउंट है सॉल्वेंट में जो डिजोल्व होती है, उस डिजोल्व अमाउंट को ही हम वहाँ नाम देते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, कि जैसे जैसे हमारे पास में सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट डिजोल्व किया, तो जैसे जैसे सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, तो डिजोल्व करने पर वो उसके अंदर डिजोल्व होगा। अब डिपेंड करेगा उसकी प्रॉपर्टी कि उसका आयनाइजेशन किस टाइप से होता है। ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं कि जो सॉल्युबल होता है सॉल्यूट, तो सॉल्यूट की जो मैक्सिमम अमाउंट होती है सॉल्वेंट में डिजोल्व होने वाली, जो सॉल्यूट की मैक्सिमम जो वैल्यू होती है, बोल सकते हैं अमाउंट होती है, उसी को हम सॉल्युबिलिटी नाम देते हैं। अब सॉल्युबिलिटी में बात करें कि सभी सॉलिड सब्सटेंस सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं हो सकते हैं, तो कौन कौन से सॉलिड सॉल्यूट होते हैं जो सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, या कौन से ऐसे होते हैं जो सॉल्युबल नहीं होते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं NaCl और शुगर, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। नेपथलीन और एंथ्रासिन है वो H2O में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन बेंजीन में सॉल्युबल होते हैं। इसके पीछे रीजन ये होता है कि जो पोलर सब्सटेंस होता है, पोलर सब्सटेंस वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। और बात करें हम नॉन पोलर सब्सटेंस, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, क्योंकि जो पोलर सब्सटेंस है, पोलर सॉल्यूट है, वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होने का रीजन होता है क्योंकि इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है वो इन दोनों का सेम होता है, यानी कि एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन हम बात करें नॉन पोलर है, वो पोलर में सॉल्युबल इसलिए नहीं होता क्योंकि नॉन पोलर और पोलर के जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो लो होते हैं। इस वजह से नॉन पोलर सब्सटेंस पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होता है, यानी कि पोलर में डिजोल्व होता है, नॉन पोलर में। इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं लाइक डिजोल्व लाइक, यानी कि सेम प्रॉपर्टी वाला सेम में डिजोल्व होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी में कि सोल्यूट और सॉल्वेंट है। हमारे पास में जब सॉल्वेंट में सोल्यूट को डिजोल्व किया जाता है, जब किसी सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व किया जाता है, तो जैसे जैसे हम सॉल्वेंट में सोल्यूट डालते हैं और सोल्यूट क्या होता है वो उसमें डिजोल्व होना स्टार्ट होता है, तो
जब एक ऐसी कंडीशन आती है कि सोल्यूट है वो सॉल्वेंट में मैक्सिमम डिजोल्व हो चुका होता है, अब आगे हम उस सॉल्वेंट में सोल्यूट की और अमाउंट उसमें हम नहीं डाल सकते, यानी कि वो कंप्लीटली सोल्यूबल हो चुका है, तो उस कंडीशन को हम नाम देंगे सैचुरेटेड सोल्यूबिलिटी। इट मींस अब उस कंडीशन के बाद में उसमें और ज्यादा अगर सोल्यूट उसमें डिजोल्व करना चाहते हैं, उसमें डाल रहे हैं, तो उसमें सोल्यूबल नहीं होगा, तो इस स्टेज को हम नाम देते हैं सैचुरेटेड सोल्यूबिलिटी। देन हम बात करते हैं सोल्यूबिलिटी पर इफेक्ट डालने वाले फैक्टर्स की। तो यहाँ पे मोस्टली सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हमने बात की फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर सोल्यूबिलिटी में इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इट मींस कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है या तो दोनों पोलर नेचर के होने चाहिए या दोनों कैसे होने चाहिए, नॉन पोलर, यानी पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड हम बात करते हैं टेम्परेचर सेकंड फैक्टर है जो इफेक्ट डालता है किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को। अगर आप किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को अगर आप सॉल्वेंट में लिक्विड जो सॉल्वेंट उसमें डिजोल्व करते हो, तो डिजोल्व करने पर हमारे पास में दो कंडीशन होती है अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर ली चैटेलियर प्रिंसिपल, इसके अकॉर्डिंग कंडीशन दो होती है। इफ किसी भी रिएक्शन के लिए डेल एच 0 से ज्यादा, यानी कि डेल एच कैसा हो, पॉजिटिव। अगर डेल एच पॉजिटिव है इट मींस ये रिएक्शन हमारे पास में होगी एंडोथर्मिक, यानी जो एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होती है उनमें डेल एच होता है पॉजिटिव। और इन रिएक्शंस में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो हमारे पास में सोल्यूबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि चाहे आप वाटर के अंदर NaCl डालो चाहे शुगर डालो, अगर उसमें आप उसके अंदर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो हमारे पास में जो सोल्यूट है वो धीरे धीरे डिजोल्व होगा सॉल्वेंट के अंदर, जिससे टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेंगे हम सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एक सेकंड कंडीशन की हम बात करते हैं if डेल एच लेस देन 0, मतलब कि डेल एच कैसा हो, नेगेटिव। और ऐसी रिएक्शन जिनके लिए डेल एच नेगेटिव होता है उनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि इनमें एक कंडीशन तक हम जैसे टेम्परेचर देते जा रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो उनमें उन सॉलिड सब्सटेंस की सॉल्वेंट में सोल्यूबिलिटी वो धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो टेम्परेचर के दो इफेक्ट है अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल जो हमने 11th क्लास में स्टडी की थी। ऐसी रिएक्शन जिनके लिए डेल एच पॉजिटिव हो, एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होती है। और ऐसी रिएक्शन जिनके लिए डेल एच की वैल्यू नेगेटिव होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिनमें टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं प्रेशर। थर्ड जो हमारे पास में पॉइंट है वह है प्रेशर। प्रेशर का किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में अगर सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हो, तो अगर किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट अगर डिसॉल्व कर रहे हो तो वहां पे प्रेशर है इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट, बिकॉज सॉलिड जो सबस्टेंस होते हैं इनकी कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नेग्लिजिबल होती है। अगर कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होगी तो किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में अगर आप सॉलिड सबस्टेंस डाल रहे हो तो उसके बाद अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं उसको कंप्रेस कर रहे हैं, लेकिन पार्टिकल सॉलिड सबस्टेंस के तो उनमें कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, नेग्लिजिबल होने की वजह से उनमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो हमने आज यहाँ पे स्टडी की है कि सोल्यूबिलिटी होती है कि किसी भी सॉल्वेंट में सोल्यूट की जो मैक्सिमम डिसॉल्व अमाउंट होती है उसको हम सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। यहाँ पे हमने सोल्यूबिलिटी के दो टाइप देखे, एक तो सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्वेंट एंड सेकंड हम जो नेक्स्ट है
सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट, इसकी स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस इफेक्टेड फैक्टर की बात की और इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।